सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम हिंदी से संबंधित 19वां जो प्रैक्टिस सेट होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो इसको देखेंगे हिंदी से संबंधित। और हिंदी से संबंधित एक प्रश्न पत्र मैंने बहुत बेहतर रूप से बनाने की कोशिश की है। इस प्रश्न पत्र को मैंने दो भागों में बांटा है। पहला भाग में इसमें एनसीईआरटी संस्कृत और व्याकरण के क्वेश्चन होंगे, जो लगभग 40 क्वेश्चन होंगे, जबकि 18 तारीख को इसका सेकंड भाग इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित। तो आज का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा। संपूर्ण वीडियो को आप देखना, जिससे कि आपको एक आकलन होगा कि किस प्रकार से पेपर बन सकता है और हमारा अध्ययन किस प्रकार से सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। उसके उपरांत, देखने के उपरांत निश्चित तौर पर आपकी चिंतन शक्ति, आपकी तर्क शक्ति और आपका जो आकलन मूल्यांकन है वो आगे की ओर बढ़ेगा कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है और कहाँ हमें कमी हो रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र बनाया गया है। इस प्रश्न पत्र में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बने हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन संस्कृत के बने हैं और लगभग 14 से 18 क्वेश्चन इसमें जो हैं व्याकरण के बने हैं। तो संपूर्ण वीडियो को आप देखना, जिससे कि आपका चिंतन, आपका आकलन बेहतर रूप से हो सके। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। हिम ज्योति तथा एनटी 47 पत्रिका का संपादन किसने किया? ए राम नरेश त्रिपाठी, बी निर्मला पुतुल और इसको सी कर देना, सी अवतार सिंह पास और डी त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिम ज्योति तथा एनटी 47 यानी एनटी 47 पत्रिका का संपादन किसने किया? ये दोनों पत्रिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अवतार सिंह पास। ठीक है, ये अवतार सिंह पास जो है आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। इनकी एक रचना है आपके पाठ्यक्रम में सबसे खतरनाक। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना, आ सकता है। काफ़ी मार्मिक है यह रचना, कविता। दूसरा हम देखेंगे इसमें कि इसमें जो त्रिपाठी जी का है, त्रिपाठी जी को जो है बाल साहित्य का जनक कहा जाता है और कई बार इसका उल्लेख मैंने किया है। तो बानर उनका पत्रिका है, काफ़ी प्रसिद्ध उनकी जो है बानर नाम की एक जो है पत्रिका उनकी है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। यह पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी रसखान और डी मीराबाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मीराबाई। मीराबाई आपके एनसीईआरटी सिलेबस में लगी हुई है। तो ज़्यादा व्याख्या करने की कोशिश नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा प्रश्न पत्र है, तो इससे तो 2-2.5 घंटा हमारा व्यतीत हो जाएगा। और इस क्वेश्चन पत्र को एक बात महत्वपूर्ण तथ्य को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर आप इस प्रश्न पत्र को लगा रहे हैं तो आप एक सीरियल से, वीडियो को रोककर एक सीरियल से आप जो है 40 क्वेश्चन लिख सकते हैं और उसके बाद ए बी सी डी इस प्रकार से आप आकलन कीजिएगा, जिससे कि आपका बेहतर आकलन हो सके। आपको किसी को दिखाने दर्शाने की आवश्यकता है ही नहीं। आप खुद अपना आकलन कीजिएगा और अपने पर झांकने की कोशिश कीजिएगा कि वास्तव में हमारा अध्ययन किस रूप में आगे बढ़ रहा है। तो सबसे बेहतर आकलन यही हो सकता है कि आप एक व्हाइट पेज में आप क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, जो क्वेश्चन आपके समझ में ए बी सी जिस प्रकार से भी आए, तो यह आकलन आपका बेहतर हो सकता है। मेरा मानना है, जो भी आपको उचित लगे आप कीजिएगा, लेकिन सबसे बेहतर यह हो सकता है जिससे कि आपका रचनात्मक ज्ञान बढ़ सके कि प्रश्न पत्र किस प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मीराबाई। अगला तीसरा क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक किसकी रचना है? ए शिव पूजन सहाय, बी कमलेश्वर, सी मधु कांकरिया और डी उदय प्रकाश। तो यह तीसरा क्वेश्चन है। तो यह जो है जॉर्ज पंचम की नाक आपके सिलेबस एनसीईआरटी में लगी हुई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमलेश्वर किया। ठीक है, यह उपन्यास है। आगे 5वां नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। सत्यजीत राय की फिल्म पथेर पांचाली के अनुभव पर आधारित अब्बू के घर ढाई दिन किस विधा की रचना है? सत्यजीत आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है।
उनकी एक फिल्म थी, काफ़ी प्रसिद्ध बांग्ला फिल्म थी, जिसका अनुवाद किया गया पथेर पांचाली। और उसी के अनुभव पर आपके सिलेबस में एक रचना लगी हुई है, अप्पू के घर 2.5 दिन। तो यह किस विधा की है? ए कहानी, बी पटकथा या सीरियल, यानी पटकथा को सीरियल ही तो कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे आप देखते हो नाटक और सीरियल। तीसरा संस्मरण, और डी है उपन्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी संस्मरण। अब कुछ अंग्रेजी लोग होंगे सीरियल देखकर यहाँ टिक लगा दिया होगा कि पटकथा सीरियल, तो ऐसा नहीं है, यह जो है संस्मरण है। ठीक है, फिल्म उनकी पथेर पांचाली फिल्म बनी थी, या पहली फिल्म थी। और सत्यजीत राय जो है अपने में बहुत बड़ा नाम है, इसलिए बहुत बड़ा नाम है कि इन्हें इतने बड़े पुरस्कार मिले कि आपने शायद सुनोगे तो आप बहुत बड़े भारत का जो है, इन्हें जो है भारत का भारत रत्न भी सम्मान दिया गया, भारत रत्न। ठीक है, और फिल्मी दुनिया का, वर्ल्ड का जो एक प्रसिद्ध पुरस्कार होता है फिल्मी औद्योगिक जगत का, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑस्कर। तो ऑस्कर भी इन्हें प्राप्त हुआ। ठीक है, यह पुरस्कार भी ना इन्हें प्राप्त हुआ। दूसरा, फ्रांस का एक पुरस्कार होता है, एक पुरस्कार फ्रांस का होता है। और अभी कुछ दिन आपने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी यह पुरस्कार मिला था, फ्रांस लेजिन डी ऑनर भी इन्हें प्राप्त हुआ। अब इनकी प्रसिद्धि आप इन पुरस्कारों से लगा सकते हैं कि सत्यजीत राय का एक छोटा बड़ा नाम नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा नाम था। और इन्हीं की फिल्म, बांग्ला फिल्म थी पथेर पंचाली, उसी पर ही अब्बू के घर 2.5 दिन बनी थी। तो ये तो रचना की बात हुई, यह संस्मरण है, तो फिल्म से संस्मरण, इस क्वेश्चन को रखने का मतलब यही था कि आपको घूमना नहीं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये पुरस्कार आपने नोट करने हो सकता, आ सकता है, क्योंकि इतने इतने रचनाकारों में मैंने वास्तव में मैंने जब अपना आकलन किया तो शायद ही इतने बड़े पुरस्कार किसी को मिले होंगे साहित्य जगत में। अब मिलते हैं वो अलग बात है, लेकिन देश से विदेश तक भी। ठीक है, 5वां नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का पात्र नहीं है। तो ए गोबर, बी रजनी, सी होरी, और डी दुनिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका बी होगा। ठीक है, यानी जो ये रजनी है, यह रजनी इससे संबंधित नहीं है। जो रजनी है 5वां नंबर का, तो यह जो रजनी महादेवी वर्मा से संबंधित है, तो इनकी रचना नहीं है, ये पात्र रजनी पात्र नहीं है इसमें। ठीक है, गोदान काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है, आपको इसका काफ़ी बार आपने यूजीसी नेट में सिलेबस में लगा हुआ है। प्रेमचंद का है, उपन्यास है 1936 का, काफ़ी प्रसिद्ध है, और किसान जीवन का महाकाव्य, महागाथा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो उल्लेख कम ही करेंगे, थोड़ा सा व्याख्या कम करेंगे, जिससे कि प्रश्न पत्र आगे बढ़ सके। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी का उपन्यास नहीं है। ए आपका बंटी, बी महाभोज, सी 1 इंच मुस्कान, और डी चल खुसरो घर अपने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, चल खुसरो अपने घर। यह किसका होगा? यह जो रचना है, यह जो है शिवानी की है। शिवानी का संबंध उत्तराखंड से है, इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं कई बार पूछा जाता है, और शिवानी का यह जो है रचना है। और शिवानी को जो है एक कई बार ग्रुप सी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता, गोरा। तो गोरा नाम जो दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो शिवानी को ये गोरा नाम दिया था। ठीक है, और इस दूसरा एक इन जो मुस्कान है, इनकी काफ़ी प्रसिद्ध, आपका बंटी जो है उसमें यूजीसी नेट में लगा हुआ है। ठीक है, महाभोज उपन्यास भी है, नाटक भी है, नोट कर लेना। और एक कहानी भी है, या शैलेश मटियानी की है। उपन्यास जो है महाभोज मन्नू भंडारी का है, 1979 की है, और 1982 में इसका रूपांतर किया गया था नाटक में। 2 पॉइंट, नाटक और उपन्यास। तीसरा कहानी है शैलेश मटियानी, उनका संबंध किससे? उत्तराखंड से। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। अब तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं, 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान संयुक्त रूप से उपन्यास है, इनका
जो है साहित्य जगत में मन्नू भंडारी के जो पति थे राजेंद्र यादव, वो भी साहित्य जगत में बहुत बड़ा नाम है उनका। इन उनके पति और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से 1 इंच मुस्कान जो है संयुक्त रूप से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को भी, इस फैक्ट को भी आप नोट रखेंगे। तो हमारा साइंस से भी देखो, एनसीईआरटी को तो एक नाम है, ये क्वेश्चन आपके जर्नल ही काफ़ी क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी टच हैं, जो कहीं ना कहीं रूपों से आते ही आते हैं एग्जाम में। 7वां नंबर का प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण सबसे चर्चित व्यंग्य कृति किस निबंध में संकलित है? ए शिव शंभू के चिट्ठी, बी चिट्ठी और खत, सी खेल तमाशा और डी भारत मित्र। तो किस में संकलित होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शिव शंभू के चिट्ठी में होगा। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठी में होगा। दूसरा, एक भारत मित्र काफ़ी प्रसिद्ध पत्रिका है, और खेल तमाशा, देखो शिव शंभू के चिट्ठी और खत, ये तो बाल मुकुंद गुप्त काफ़ी प्रसिद्ध हैं, द्विवेदी युग से संबंधित है। लेकिन खेल और तमाशा भी देख लेना, यह भी इनका निबंध है, इसको भी नोट कर लेना। यह भारत मित्र जो पत्रिका थी, यह 1877 की पत्रिका थी, काफ़ी बार पूछी जाती है, और इनकी 4 पत्रिका थी। यह जो है यूजीसी नेट का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है कि पत्रिकाओं से और इनकी रचनाओं से। ठीक है, तो जैसे इनकी एक पत्रिका है भारत मित्र है, हिंदुस्तान है, और अखबार ए चुनार है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी अन्य पत्रिकाएं भी हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है, घर की याद कविता में कवि को जेल प्रवास के दौरान घर की विस्थापन की पीड़ा सालती है। सार्थक और मार्मिक याद कविता के केंद्र संवेदना है किस कवि की है? ठीक है, जेल प्रवास के दौरान कवि को जो है अपनी जो घर के विस्थापन का दर्द था वो बाय किया कवि ने, और इसकी सार्थक और मार्मिक यादों को अपने में केंद्रित किया, उनकी संवेदनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की इसको कविता के माध्यम से। ए त्रिलोचन, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी ऋतुराज और डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने पूर्व में भी करा चुके हैं, अगर आपने देखा होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी भवानी प्रसाद। देखो भवानी प्रसाद की आपके पास रचना लगी हुई है घर की याद। ठीक है, भवानी प्रसाद को कई बार एक नाम से जाना जाता है, कविता का गांधी, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तथ्य को भी आप नोट करेंगे। आगे प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण, महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी भारत भारती पुरस्कार, सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी द्विवेदी पदक। तो कौन सा पुरस्कार महादेवी वर्मा को प्राप्त नहीं हुआ? इनके बारे में बहुत अच्छी सी क्लास मैंने 3 जो है छायावाद के चारों कवि से संबंधित मैंने एनसीईआरटी की क्लासें चला चुका हूँ, और 13 क्लासें यूट्यूब पर मौजूद हैं अभी भी, तो बार बार उल्लेख करने की कोशिश नहीं करूँगा। अगर आप, और मैंने पूर्व में बेहतर रूप से इसको पढ़ाने की कोशिश की, तो किस कौन सा पुरस्कार नहीं मिला, तो इसका आकलन आपने कर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या है? जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखो पहली महिला थी जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ 1882 में। द्विवेदी पदक कब मिला? 1842 में। भारत भारती पुरस्कार कब मिला? 1943 में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, ये पुरस्कार ये सिंपल हैं कि पहला पुरस्कार जो है 68 में मिला था, दूसरा 72 में मिला था, फिर 78 में मिला था, फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ। क्रम इस प्रकार से है चारों का, तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करेंगे। और साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले महिला प्राप्त करता थी महादेवी वर्मा। ठीक है, जबकि प्रथम भारत भारती पुरस्कार भी महादेवी को ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी महादेवी वर्मा जी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, और पहला भारत भारती पुरस्कार भी महादेवी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 82 में, भारत भारती जो है 43 में, द्विवेदी पदक 1942 में, और साहित्य जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था, बशर्ते उन्हें क्या हुआ था? साहित्य अकादमी फेलोशिप उन्हें प्राप्त हुई थी। ठीक है, 1979 में हुआ था। ठीक है,
तो इन पॉइंटों को भी मैंने काफ़ी कवर करने की कोशिश की, शायद मैं आपकी जिज्ञासा अभी भी ना जगी हो, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। 10वां नंबर का प्रश्न है, पंत जी की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो अर्थात घोषणा पत्र और प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है? ए युगांत, बी पल्लव, सी कुंजन और डी लोकायतन। ठीक है, युगांत, पल्लव, गुंजन और लोकायतन। तो क्यों कौन सा होगा इसका? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पल्लव होगा। ठीक है, पल्लव काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, इसे छायावाद का क्या कहा जाता है? मैनिफेस्टो या छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, जबकि लोकायतन की बात करें, पिछली बार ऐसे ही लेक्चरर में क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी से, तो उन्होंने दूसरी रचना को माना था। लेकिन आप, बड़ी विडंबना है कि आपने पिछले प्रश्न पत्र में जो उत्तर प्रदेश के प्रश्न पत्रों में देखा को, तो एक दो बार वहाँ के बोर्ड ने इसको सही माना कि गांधी जी के जीवन पर है। अब इस फैक्ट को थोड़ा बात करना चाहूँगा। देखो, जो लोकायतन है यह 2 भागों में है। ठीक है, यह कितने भागों में है? यह 2 भागों में है। ठीक है, और एक तो बाह्य प्रवेश है, दूसरा अंतस्थ चेतन है। बाह्य प्रवेश बाह्य प्रवेश जो है गांधी जी के जो विदेश यात्रा का संबंध से संबंधित है, और अंतस्थ चेतन जो है यहाँ घर में भारत के संबंध में है। जबकि इसमें 7 जो सर्ग हैं, लोकायतन में 7 सर्ग हैं, जो 7 सर्ग हैं, उन 7 सर्गों को क्या कहा जाता है? 7 द्वार कहा जाता है। 7 द्वार नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को याद कर लेना। ठीक है, दूसरा, इसके 2 भाग हैं, एक अंतस्थ चेतन है, दूसरा बाह्य प्रवेश है। इसलिए मुझे व्याख्या कर रहा हूँ क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी विवादास्पद रहा है 2021 में, परंतु फिर भी आयोग ने इसका आंसर यह नहीं माना, दूसरी रचना को माना था कि वह गांधी जी के जीवन से संबंधित था। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रेमचंद का ये नमक का दरोगा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये प्रेमचंद नमक का दारोगा, बी मन्नू भंडारी रजनी पटकथा, सी स्पीति में बारिश राहुल शक्रित्यान और डी जामुन का पेड़ कृष्ण चंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपने मूल्यांकन कर दिया होगा, आंकलन। इसका सही आंसर होगा स्पीति में बारिश। देखो, यह भी इतर यात्रा वृत्तांत है, परंतु यह जो है किसका है? यह जो है यह कृष्णनाथ का है। ठीक है, और यह भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है। जबकि राहुल शक्रित्यान जी की रचना लगी हुई है लाओशा की ओर। ठीक है, यह भी यात्रा वृत्तांत है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यात्रा वृत्तांत के ज़्यादा महत्वपूर्ण और जनक भी नहीं माना जाता है राहुल शक्रित्यान को। और यात्रा वृत्तांत में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, आगे 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, यह पंक्तियाँ किस कवि की है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी भवानी प्रसाद, सी रघुवीर सहाय और डी फिराक गोरखपुरी। तो यह किसका काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी बार देखा होगा, इसका उल्लेख मैंने किया भी है और काफ़ी बार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, और हरिवंश राय के बच्चन की एक जो है आत्म परिचय लगी हुई है आपके पास, और यह आत्म परिचय जो है निशा निमंत्रण। ठीक है, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ठीक है, यह इनकी रचनाएं हैं ना, 35, 36, 37, 38, 39, इस प्रकार से इनका क्रम है। तो निशा निमंत्रण में जो है आत्म परिचय है। ठीक है, और आत्म परिचय से तो आपको थोड़ी बहुत देखना है, गंभीरता से अभी से देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको भीतर मिलेगा। एक बार फिर चलते हैं हम आगे की ओर। 13 नंबर का प्रश्न है, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस रचना में किया गया है? लोक में प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व को दर्शाया गया, किस में दर्शाया गया है? ए धरती, बी काले मेघा पानी दे, सी अतीत
के दबे पांव और डी सबसे खतरनाक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा काले मेघा पानी दे। पूर्व में भी यह प्रश्न पत्र मैंने किया होगा, इसका उल्लेख किया होगा। यह किसका? यह धर्मवीर भारती जी का है। ठीक है, धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से कालिदास की रचना नहीं है? अब संस्कृत के क्वेश्चन होंगे इसमें। ए रघुवंशम, बी कुमार संभव, सी मालती माधव और डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कौन सा होगा इसका? तो इसका सही आंसर कौन सी रचना नहीं है मतलब। ठीक है, तो कौन सी नहीं होगी? तो कालिदास की कौन सी नहीं है? मालती माधव नहीं है। ठीक है, मालती माधव किसकी है? तो मालती माधव जो है भवभूति की होगी और बाकी रचनाएं इनकी है। काफ़ी बार पूछा जाता है, अभिज्ञान शाकुंतला भी पूछा जाता है। ठीक है, रघुवंशम भी काफ़ी प्रसिद्ध है, कुमार संभव भी है। तो संस्कृत के भी आपको देखने पड़ेंगे। 15 नंबर का प्रश्न है, कृत्य शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ? जो कृत्य या कृत भी बोलते हैं ना, कई बार कृत्य भी लिखा जाता है। ठीक है, कृत्य मतलब रचना, कृत्य भी ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। और कृत्य शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ? ए तव्य, तव्यत, और बी है कत, सी है कत्तिन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही क्या होगा? कत्तिन होगा। ठीक है, यानी डी होगा। ये आधा क होगा, शायद मैं आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो यह होगा। ठीक है, कत्तिन होगा। ठीक है, सारे फैक्ट से जिस प्रकार से पेपर बनाया जाता है, सारी जो भी आपके टॉपिक लगे हुए हैं एनसीईआरटी संस्कृत या व्याकरण में, उनको टच करके हुए प्रश्न पत्र निकल रहा आगे की ओर। तो आप जब इसका मूल्यांकन करोगे तो खुद ही आपको अनुभव हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, ग्राहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद होगा? ए ग्राह गच्छति, बी ग्राहम गच्छति, सी ग्राह गच्छति, डी ग्राह आगच्छति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा समय देंगे आपको, संस्कृत का क्वेश्चन है। तो 16 का आपने आकलन कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा 16 का? तो 16 का सही आंसर क्या होगा? यानी बी होगा, ग्राहम धन गच्छति होगा। ठीक है, आगे 17 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, अनुवाद से संबंधित है। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद है? ये गंगा हिमालयो प्रभावती, गंगा हिमालयम प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयन प्रभवती। तो इसका सही क्या होगा? आप रूप के हिसाब से भी इसको चला सकते हैं, अगर आपके नॉलेज में कुछ समझ में दिमाग काम कर रहा होगा तो। वैसे प्रश्न पत्र में मुझे लग रहा कमी लोगों का दिमाग इसमें कार्य कर रहा होगा। लेकिन मित्रों, अगर अभी से आपको इस प्रकार से प्रश्न पत्र करोगे, अगर स्तर कठिन भी होगा तो फिर भी आपका ज्ञान बढ़ेगा आगे वाले आने वाले प्रश्न पत्र में। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 17 का सही आंसर होगा सी, यानी गंगा हिमालयात प्रभवती। यानी इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आगे 18 नंबर का प्रश्न है, वीणा पाणी में कौन सा समास होगा? ए बहुब्रीहि समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारी समाज और सी कर्मधारी समाज और डी तत्पुरुष समाज। तो क्या होगा इसमें 18 का? वीणा पाणी। ठीक है, तो इसका ये होगा, क्या होगा? बहुब्रीहि समाज। वीणा पाणी किसको बोलते हैं? सरस्वती को तो बोलते हैं ना। वीणा ज्ञानदायिनी। उन्नीस नंबर का प्रश्न है, कर्मवाच्य तथा भववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? कर्मवाच्य और भववाच्य के कर्ता में जो विभक्ति होगी कौन सी होगी? ए द्वितीय विभक्ति, बी चतुर्थ विभक्ति, सी पंचम विभक्ति और डी तृतीय विभक्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा 19 का? तो 19 का सही आंसर होगा यानी तृतीय विभक्ति होगा।
आगे है 20वां नंबर का प्रश्न है, नदी शब्द का सप्तम विभक्ति एक वचन रूप होगा। नदी शब्द का सप्तम विभक्ति एक वचन रूप होगा। क्या होगा? ए नदीनी, बी नद्याम, सी नदीषु, डी नदी नाम। मतलब 7वें नंबर पर एक वचन का रूप नदी का आपने देखना है। तो क्या होगा इसका? थोड़ा समय देंगे आपको, तो इसका मूल्यांकन कीजिएगा, इसका आकलन कीजिएगा आप। पूर्व में भी इस क्वेश्चन को करा चुका हूं, लेकिन विभक्ति अलग रही होगी, विभक्ति एक नहीं होगी ना, विभक्ति अलग रही होगी, और विभक्ति मैंने अलग की है। तो इसका सही आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा बी, यानी नद्याम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? नद्याम। ठीक है, ज़्यादातर ये भी लगाया होगा आपने, जैसे रामों में आता है तो यहाँ पर ये जैसे लताए आ जाता है, तो यहाँ पर ये रूप इस प्रकार से नहीं चलेगा। अब सप्तम विभक्ति के तीनों रूप किस प्रकार से चलेंगे? सप्तम विभक्ति के जो तीनों वचन किस प्रकार से चलेंगे? प्रथम में नद्याम, फिर नद्यो, फिर नदीसु। यह बहुवचन में होगा। ठीक है, यह जो होगा बहुवचन में होगा, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है ना? और यह होगा प्रथम में, और तृतीय में क्या हो, द्वितीय में क्या होगा? नद्यो। ठीक है, ये हलंता आ जाएगा। तो इन पॉइंटों को भी अब नोट करेंगे। सरल क्वेश्चन बनाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो है सिलेबस से टच होंगे मित्रों। आगे अब इसके बाद जो है संस्कृत के बने हैं, जैसे देवनागरी लिपि के एक क्रम से। ठीक है, तो देवनागरी लिपि से संबंधी वर्णमाला 21 नंबर का प्रश्न है, भाग 6 के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया? भाग 6 में। ठीक है, ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 210, सी अनुच्छेद 120 और डी अनुच्छेद 348। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपने कर दिया होगा, आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? बी होगा, अनुच्छेद 210। ठीक है, अब कुछ नया देखने को मिल रहा होगा आपको। अनुच्छेद भाग 6 अनुच्छेद 210 में क्या उल्लेख किया गया है? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख। ठीक है, यह जो है अनुच्छेद 220 यानी भाग, ये आएगा भाग 5 में। ठीक है, इसमें क्या उल्लेख किया गया है? इसमें किया गया है संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये दो पॉइंट को आप भूलेंगे नहीं। 343 सभी को मालूम है। ठीक है, कि 343 किससे संबंधित है, आप तो जानते ही हैं। ठीक है ना? तो दूसरा आता है 348। 348 जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो भाषा का, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में जो भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 210 भाग 5 में जो है विधानमंडल का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 3 भाग, इसमें भाग अलग होगा। ठीक है, इसमें भाग 5 होगा और इसमें भाग 6 होगा। ठीक है, तो पहले वाला जो भाग आएगा 120 आएगा, या भाग 5 में आएगा, इसमें संसद की भाषा का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुच्छेद भाग 6 अनुच्छेद 210 में किसका किया गया है? विधानमंडल की भाषा का उल्लेख किया गया है। वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है 22 नंबर का, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ए 30, बी 35, सी 20 और डी 25। तो वर्णमाला जो स्पर्श व्यंजन है, आप जानते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या जो है 25 है। ठीक है, उनकी संख्या कितनी है? 25 है। अब देखो, कई बार पिछले बार एक क्वेश्चन बना था कि वर्णमाला में जो है अक्षर कितने होते हैं, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन जैसे बना हुआ था। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। 343 बताया था कामता प्रसाद गुरु ने, कामता प्रसाद गुरु ने। ठीक है, 344 जो है सामान्य तो 344 ही हैं, 11 स्वर हैं,
और 33 व्यंजन है। समानतः तो यही माना जाता है जैसे कि पिछली बार LT 2021 में माना गया था। ठीक है, अब बात करें कि एक आता है 346। ये 346 कौन मानता है? ये 346 जो मानता है वह मानता है केंद्रीय हिंदी संस्थान, जिसका मुख्यालय आगरा में है और जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कई बार UGC नेट लेक्चरर में पूछा जाता है। आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है कि आप अगर एग्जाम आगे बढ़ता है मित्रों, तो ऐसा ना सोचे कि हमें टिकी लगाना है। अपना रचनात्मक मूल्यांकन कीजिएगा, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे दोनों व्यक्तियों के एक वार्ता में एक भाईचारा होता है, मतलब एक दोस्ती होती है, तो एक भाईचारा होता है। जब हम एक दूसरे को समझने लग जाते हैं तो एक भाईचारा बन जाता है, एक विश्वास। तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन को भी एक दूसरे से मिलाकर देखना है, जिससे कि हमारी तर्क शक्ति, लॉजिक, ठीक है, और उस लॉजिक जब हमारा बनेगा तो वह हमारा चिंतन में और उसके बाद उसका रिजल्ट, उसकी परिणति एक बेहतर होगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि 343 कामता प्रसाद गुरु, 344 समानता वर्णमाला में होते ही हैं और 346 जो मानता है केंद्रीय हिंदी संस्थान मानता है। ठीक है, और केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो हेड है, मुख्यालय है, वह आगरा में है। बाकी जो भी और जो केंद्रीय हिंदी से संबंधित हैं उनका दिल्ली में ही है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी यू सेट में भी इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा, नेट में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बार बार नेट का उल्लेख करना, दूसरे पेपर का उल्लेख करना तो आपको भ्रमित करने का माध्यम नहीं है। वो जिज्ञासा है कि आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो उसको किस प्रकार से तुम इन क्वेश्चनों में अपना आधार देखते हो कि हाँ वहाँ पर इस क्वेश्चन बना था। तो फिर आप भिन्न भिन्न पेपरों में जिस प्रकार से क्वेश्चन देखोगे मित्रों, तो आपके चिंतन शक्ति का आधार उतना ही मजबूत, एक मजबूत स्टोन होगा, और जो एग्जाम में आपके लिए एक औषधि, एक युक्ति औषधि का कार्य करेगी। तो बढ़ते हैं आगे। 23 नंबर का प्रश्न है, स्वर रहित व्यंजन तथा स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से, स्वर रहित व्यंजन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजनों से मिलता है तब क्या कहलाता है? ए संयुक्त स्वर, बी संयुक्ताक्षर, सी तालव्य व्यंजन और डी स्वतंत्र स्वर। तो इसका आंसर क्या होगा? तब जो बनेगा वह बनेगा बी, यानी संयुक्ताक्षर बनेगा। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। जो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है ना, उसमें से एक भेद कौन सा नहीं है? ठीक है, ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी संकेत वाक्य और डी मिश्रित वाक्य। तो कौन सा नहीं होगा इसमें? तो इसमें नहीं होगा, वह होगा संकेत वाक्य नहीं होगा। पहला पॉइंट, रचना के आधार पर वाक्य। देखो आपके पास 2 टॉपिक लगे हैं, एक शब्द भेद और एक वाक्य भेद। ठीक है, तो पहला पॉइंट, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। दूसरा, अर्थ के आधार पर आ गया तो कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है, इन पॉइंटों को आपने नोट रखना है। ठीक है, आगे 25 नंबर का प्रश्न है, विलोम शब्द से संबंधित होगा। उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द कौन सा? उन्मीलन शब्द का कौन सा विलोम शब्द होगा? कौन सा विलोम शब्द होगा? ठीक है, तो कौन सा होगा? ए निमीलन, बी सुमीलन, सी अवमीलन और डी अनुमीलन। तो क्या होगा इसका? काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन ध्यान से आप अपना क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर आपको समय नहीं मिल रहा तो आप वीडियो को जो है वहीं पर रोक कर आप अपना क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो उन्मीलन शब्द का होगा, निमीलन शब्द होगा, यानी एक होगा। ठीक है, आगे 26 नंबर का प्रश्न है,
कामदेव का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? ए मनोज, बी मदन, सी मनसीज और डी मोहन। तो कौन सा नहीं होगा? सब मौत से हैं तो आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, तो इसका कौन सा नहीं होगा मित्रों? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी मोहन। अब मोहन वास्तव में किसका है? तो मोहन कृष्ण का है, ठीक है, कृष्ण भगवान का है। अरे कामदेव भगवान तो देवों के देव हैं, कामदेव, ठीक है। इनका मदन है, काफ़ी और भी काफ़ी हैं, लेकिन कुछ नाम इस प्रकार से आ जाता जो बोलचाल में साधारण समाज में रहते हैं तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो मनोज, मदन, मनसीज किसके? कामदेव के हैं, और मोहन कृष्ण, मोहन किसका? कृष्ण का है, कृष्ण का है, ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए देवेंद्र गुण संधि, बी प्रत्यक्ष, इसमें होगा यण संधि होगा, ठीक है। सी गीतांजलि दीर्घ संधि और डी कंठोपनिषद वृद्धि संधि। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं होगा? तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद जो गलत होगा वह होगा डी, ठीक है। तो 27 नंबर का क्या होगा? डी होगा। कंठो उपनिषद में वृद्धि संधि नहीं आएगी, बशर्ते क्या आएगा? गुण संधि आएगा, ठीक है। ये यण संधि था प्रत्यक्ष का, ठीक है ना। 28 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सात्विक अनुभव का उदाहरण नहीं है? ठीक है, यह जो किससे संबंधित है? रस से संबंधित है मित्रों, ठीक है। तो रस से संबंधित जैसे आपने तीन प्रकार, इसमें तीन महत्वपूर्ण पॉइंटों को आपने देखा होगा, एक विभव हो गया, एक अनुभव होगा, और तीसरा क्या हो गया? संचारी भाव हो गया, ठीक है। तो सात्विक अनुभव कौन सा नहीं होगा? ए स्तंभ, बी विषाद, सी रोमांच और डी कंप। तो 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा? इसका होगा बी होगा, ठीक है। बी क्या है? बी संचारी भाव है, ठीक है। और संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या 3 है, ठीक है। अगर हम देखें तो सात्विक भावों की संख्या जो है 8 है, ठीक है। और अगर हम देखें सात्विक भावों की संख्या कितनी है? 8 है। देखो, स्तंभ भी है, रोमांस भी है, कंप भी है, स्वेद भी है, वर्ण भी है, स्वरभंग भी है, और आंसू भी है, और परलय भी है। तो इन पॉइंटों का भी बार देखो, हमारा ध्यान जैसे रस हो गया और रस का स्थायी भाव पर रहता है, तो निश्चित तौर पर कुछ इस तरीके से भी देखिएगा कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पॉइंट को भी आपने देखना है, ठीक है, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। एक बार हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं, जैसे एक तो आपको ध्यान विभव, देखो विभव, आलंबन विभव और उद्दीपन विभव, ठीक है। अनुभव, अनुभव 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अनुभव चक, देखो किसी ने 3 बताए, किसी ने 4 बताए, लेकिन समानता हमें 4 देखना है। जैसे कायिक हो गया, शरीर से संबंधित, सात्विक हो गया अनुभव, फिर तीसरा होगा वाचिक, और चौथा होगा आहारी हो गया अनुभव, ठीक है। तो इसी सात्विक में जो है ये 8 क्या दिए हैं? अनुभव दिए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। आगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर है, अब यहां पर जो है प्रिय, इसको एक काट देना आप लोग, प्रिय पति, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा, प्रिय, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा? तो इसमें कौन सा रस होगा? ए शांत रस, बी वीर रस, सी करुण रस और डी श्रृंगार रस।
तो 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो 29 नंबर का सही आंसर है करुण रस। ठीक है, अपने पति के वियोग में इस प्रकार का उल्लेख किया गया है, बाकी आप जानते हैं। आगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। 30वां नंबर का प्रश्न, किस वर्णित छंद में 11 वर्ण नहीं होते हैं? ए शालिनी, बी उपेंद्र वर्जा, सी इंद्र वर्जा, डी कवित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिसमें 11 वर्ण नहीं होते। ये वर्णित छंद की बात कर रहा है, ये मात्रिक छंद की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कवित्व होगा, कवित्व होगा। ठीक है, कवित्व में जो है कवित हो गया और धनाक्षरी हो गया। कवित और धनाक्षरी में नोट कर लेना, इसमें जो है 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम तो शालिनी, भुजंगी, स्वागता, इंद्रवर्जा और उपेंद्र वर्जा, इनमें इसके अतिरिक्त भुजंगी और स्वागत में भी आप नोट कर लेना, ये तीन तो हैं ही, भुजंगी भी है और शालिनी भी है। इसमें भी क्या है? 11 वर्ण हैं। जैसे एक बार काफी प्रसिद्ध पूछा जाता है द्रुत विलंबित छंद, जिसका प्रयोग किसने किया था? हरिओद ने किया था। कहां पर किया था? प्रिय प्रवास में किया था। प्रिय प्रवास आप जानते हैं कि हरिओद की काफी प्रसिद्ध है, तो उसमें पूछा जाता है कभी, तो उसमें 12 हैं। ठीक है, द्रुत विलंबित में 12 हैं। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। 31 नंबर का प्रश्न है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। कौन सा अलंकार होगा? देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। कौन सा अलंकार होगा? ए अतिशयोक्ति अलंकार, बी मानवीय अलंकार, सी विभावना अलंकार और डी विरोधाभास अलंकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 31 नंबर का सही आंसर होगा ए, यानी अतिशयोक्ति अलंकार होगा इसका। ठीक है, ए होगा। देखो, जहां बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे 32 नंबर का प्रश्न है, अलंकारों का सर्वप्रथम जो है वैज्ञानिक वर्गीकरण किस आचार्य ने किया? ए भरत मुनि, बी आचार्य रुद्रट और सी भामह और डी दंडी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब ऐसा मत सोच लेने कि काव्य शास्त्र का क्वेश्चन बन गया। आपको नोट, आपकी जिज्ञासा को जगाना चाहूँगा कि जो है काव्य शास्त्र के अंतर्गत ही रस अलंकार छंद आते हैं। ये संस्कृत का ही मेन वो है, बशर्ते हिंदी में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यह काव्य शास्त्र का ही एक भाग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, जो वैज्ञानिक तथ्यों पर किया गया था वह रुद्रट ने किया था। आपको कंफ्यूजन होगा, भरत मुनि रस से संबंधित हैं, ठीक है, दंडी भी अलंकार से संबंधित हैं, भामा को अलंकार का जनक कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। ठीक है, और भामा की काव्य प्रसिद्ध एक रचना है काव्य अलंकार। ठीक है, और दंडी की काव्यदर्शी एक रचना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को, इस प्रकार के फैक्ट को भी, और यह लेक्चरर से इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और नेट जीआरएफ से, बशर्ते यहाँ से संबंध मत लेना उससे। 33 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता है क्या है? ए देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, बी देवनागरी लिपि में वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक आधार है, सी देवनागरी लिपि वर्णनात्मक है और डी देवनागरी लिपि में दाएं से बाएं कर दिया इसको। तो इसका जो यहाँ गलत हो चुका है, तो जो है इसमें आपने यहाँ देखना है कि देवनागरी लिपि में जो है दाएं से बाएं होगा। ठीक है, बाएं से, तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा? आपने आकलन कर दिया होगा,
और काफ़ी लोगों ने ये काट फाट करके इसमें डी आंसर लगा दिया होगा, लेकिन गलत है, इसका आंसर सी है। ठीक है, देखो वर्णात्मक नहीं है, देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक है। ठीक है, ठीक है, अक्षरात्मक या अक्षरात्मक है। ठीक है, और दूसरा देवनागरी लिपि जो है ना, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, और जो ये रोमन लिपि है, जो वर्णात्मक है, वो रोमन लिपि है, और रोमन लिपि जो लिखी जाती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, सुनिधि कुमार चटर्जी, तो उन्होंने जो है रोमन लिपि को अपनाने की बात कही गई थी कि रोमन जो है लिपि को अपनाया जाए भारत में भी। आपने यह क्वेश्चन पढ़ा होगा कई बार कि भारत में भी जो है रोमन लिपि को हमें अपनाना चाहिए, इस प्रकार का उन्होंने उल्लेख किया था, किसने? सुनिधि कुमार चटर्जी ने। 34 नंबर का प्रश्न है, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष एवं काल आदि के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अव्यय, बी क्रिया विशेषण, सी संबंध बोधक, और डी विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अव्यय होगा। ठीक है, जिसका व्यय ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अव्यय हो। आगे 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ए पिटक, बी तत्भव, सी राजा, और डी पुहुप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और यहाँ पर घुगली फेंकी गई है, अब इस गेंद का सामना आपको किस तरीके से करना है, विकेट को भी बचा के रखना आपने। अब लास्ट स्टैंड पर 2-3 क्वेश्चन होंगे, तो अपने ग्राफ बढ़ाने के लिए आप सोच विचार कर इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों, इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, अब कई लोगों ने जो है राजा मारा होगा, तो राजा तत्सम शब्द है, राय है इसका। ठीक है, इसका क्या है? राय है। ठीक है, ये पिटक है तो पिटक का पिटारा है। ठीक है, और इसका क्या होगा? पुष्प होगा इसका, है ना, पुष्प होगा इसका। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा। और ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह तद्भव तत्सम। आपको मालूम है कि तद्भव शब्द संस्कृत के होंगे, तद्भव शब्द जो सामान्यतः इस प्रकार से भाषा से उसका रूप में परिवर्तन करके बने हुए हैं, तो तद्भव शब्द भी जो है क्या है, यहाँ भी जो तद्भव सा है वो भी तत्समी शब्द है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर भी। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग हिंदी का नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? ए अल, बी अ या अन, और सी स या सु, और डी अध। तो कौन सा सर्ग नहीं होगा? कौन सा उपसर्ग नहीं होगा? तो आपने आकलन कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा अल नहीं होगा। ठीक है, अल अरबी का शब्द है। ठीक है, जैसे अल का क्या होगा? अलबेला, अलविदा। ठीक है, अ का क्या होगा? अनजान, और अन का क्या होगा? अनजान, और अभाव होगा। जैसे सु का क्या? सु का क्या? सुडोल हो गया, सुपुत्र हो गया, सजग हो गया। इसी प्रकार का अध का क्या होगा? अध खिला, अध मरा, अध जला। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन थोड़ा मैंने विस्तार देने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप जानोगे तो आपको थोड़ा बहुत निश्चित तौर पर आपका चिंतन बढ़ेगा मित्रों। ऐसा ना सोचे कि हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ऐसा सोचिए कि इस प्रश्न पत्र से हमें मिल क्या रहा है। मैं गारंटी इस बात का देता हूं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि इस प्रश्न पत्र से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि जब आप इस प्रश्न पत्र को देखोगे तो आप अपने अध्ययन सामग्री में कुछ बदलाव अवश्य करेंगे, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे संस्कृत हो, और चाहे व्याकरण हो। अब व्याकरण तो इससे पूर्व हमने करवाया नहीं था, तो निश्चित तौर पर आप ऐसा ना सोचे कि चाहे आपके कम नंबर ही क्यों ना आए, लेकिन ऐसा सोचे कि आपके लिए एक माध्यम हो सकता है कि हमें किस प्रकार की रणनीति के अनुसार चलना है, और पेपर प्रश्न पत्र का लेवल किस प्रकार से बन सकता है। 37 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि के कितने पक्ष होते हैं? ध्वनि के कितने पक्ष होते हैं? 4 पक्ष, 3 पक्ष, 5 पक्ष, और 2 पक्ष। इसी प्रकार से क्वेश्चन 2015 में बना हुआ था एलटी में, तो कितने थे?
तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3 पक्ष होगा। ठीक है, एक पक्ष है, संवाहन है और ग्रहण है इसका। ठीक है, ध्वनि के जो पक्ष होते हैं, तो काफ़ी बार इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पर बना तो आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन का आधार एक ही हो तो वहाँ से आपका क्वेश्चन सीधा ही बन जाए। तो कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से बनते कि जहाँ हमें दिक्कत होती है, लेकिन हमें अपना ध्यान देना चाहिए अधिक से अधिक। तो ध्वनि की जो, एक तो ध्वनि के गुण होते हैं, 4 गुण होते हैं ध्वनि के, मात्रा, स्वर, आघात या वृत्ति। ठीक है, और ध्वनि के जो 3 पक्ष होते हैं वह जो है, एक तो उत्पादन होता है, ठीक है, दूसरा संवहन होता है और तीसरा ग्रहण करना होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। आगे संस्कृत एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अजय भारत किसकी एकांकी है? डॉक्टर शिव प्रसाद भारद्वाज, बी मेधाकर बहुगुणा, सी सिद्ध कवि सदानंद डबराल और डी भारत ज्योति काय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर शिव प्रसाद भारद्वाज। 21 में पूछा गया था, मेधा पाटेकर की रचना, मेधाकर बहुगुणा की रचना। ठीक है, और परसों का जो, अभी कुछ दिन परसों का जो प्रश्न पत्र था उसमें मैंने बताया था कि इनका बताया था मैंने, भानुद्वय काव्यम किसकी है? भारत ज्योति काय की है। ठीक है, डबराल की रचना है रस विलास गीत काव्य है। ठीक है, रस विलास गीति काव्य है। आगे 39 नंबर का प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी यशोधर बाबू की कौन सी सालगिरह मनाई जा रही थी? ठीक है, ए 20वीं सालगिरह, बी 25वीं सालगिरह, सी 10वीं सालगिरह और डी 5वीं 35वीं सालगिरह। सिल्वर वेडिंग। ठीक है, तो कौन सा ये जो इनकी कहानी लगी, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी तो आपने पढ़ी होगी। अभी आप क्वेश्चन आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन आप एक बार देखोगे तो शायद मैं आपको आगे निश्चित तौर पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा 25वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। 40 नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेती न किसान को भिखारी को ना भीख भली, खेती को ना किसान को भिखारी को ना भीख भली, क्या यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? ए रामचरित, किस रचना से हैं? ए रामचरितमानस, बी गीतावली, सी विनय पत्रिका और डी कवितावली। ठीक है, और यह किसका है? तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कवितावली। अब भूलना मत, कवितावली आपके पास लगा हुआ है और उसका उत्तरकांड आपके पास लगा हुआ है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, उत्तरकांड आपके पास लगा हुआ है कवितावली में, उससे यह है। अब जब क्वेश्चन देखते हैं तो आदमी का दिमाग कार्य नहीं करता कि वास्तव में इस प्रकार से क्वेश्चन थे। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने 40 क्वेश्चन पहले पार्ट के पूरे कर लिए। 35 क्वेश्चन बनने थे पहले पार्ट में और 35 क्वेश्चन बने थे सेकंड का पार्ट में, यानी 70 नंबर का प्रश्न पत्र बनना था हिंदी का। लेकिन इसमें 5-5 नंबर मैंने इसलिए किए हैं कि थोड़ा एक आधार, एक बेहतर रूप जो है प्रश्न पत्र को एक मजबूती, एक रचनात्मक आधार पर ढाला जा सके, जिससे कि आपकी चिंतन शक्ति भी जग सके और एक प्रश्न पत्र का लेवल उच्च लेवल और एक बेहतर लेवल का एक रचनात्मक आधार पर प्रश्न पत्र का आकलन मूल्यांकन हो सके। तो इस प्रकार 40 क्वेश्चन इसमें थे। और इसमें जो है फिर जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हमारे 40 क्वेश्चन होंगे। उसमें काव्य से संबंधित होगा, नाटक होगा, उपन्यास होगा, कहानी होगा, निबंध होगा और संस्मरण रेखाचित जीवनी के साथ ही साथ जो है आत्मकथा और अन्य विधा भी होगा, जैसे रिपोर्टाज हो गया, है ना। तो सेकंड प्रश्न पत्र भी जल्दी आएगा और आप क्वेश्चन लगा के भी देख रहे हैं तो मित्रों आप वाइट पेपर में लगा कर देखें एक प्रकार से, जिससे कि आपका रचनात्मक बन सके। और इंतज़ार कीजिएगा, 2-3 दिन के अंतर्गत इसका सेकंड पार्ट भी आएगा और दोनों पार्ट का आप मूल्यांकन कीजिए कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। अगर आपके 50 से ऊपर बनते हैं तो फिर भी आप बेहतर ठीक स्थिति में हैं, और अगर 50 से कम बन रहे तो निश्चित तौर पर सोचने वाली बात है, और 40 से कम वालों के लिए तो सोचने वाली बात ही है।
अगर हार्ड क्वेश्चन भी बनता है तो 50 से ऊपर तो आनी ही चाहिए, या 60 से ऊपर अच्छी स्थिति हो सकती है, क्योंकि इसमें एक मिश्रण अवश्य ही कठिन पेपर होगा। लेकिन मित्रों, आप इस तथ्य को अपने जहन में डालिएगा कि पूरा प्रश्न पत्र सिलेबस को टच करने की कोशिश की गई है, हर फैक्ट से बनाने की कोशिश की गई है। तो आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों को पुनः धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नए हैं, आपको लगता है कि कुछ आपको इसमें मिल रहा है, तो आप अपने मित्रों तक वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।